हेलो दोस्तों, वेलकम टू एजू सरकम आईएएस। मैं आपका अनुपम भैया आज आपके लिए लाया हूँ इकोनॉमिक्स। इस पूरी सीरीज में हम इकोनॉमिक्स को कवर करेंगे और इकोनॉमिक्स को कवर करने में हमारा जो अप्रोच रहेगा वो ये रहेगा कि आपको हम डेली लाइफ से जुड़े हुए एग्जाम्पल्स बताकर इसको कनेक्ट करने की कोशिश करें। तो आज हमारा पहला लेक्चर है जिसमें हम आप इकोनॉमिक्स से रूबरू होंगे। इसका इंट्रो करेंगे कि क्या होती है इकोनॉमिक्स। देखो, मैं आपको बेसिक चीज़ें जो किताबों में हम लोग पढ़ चुके हैं कुछ बता देता हूँ कि इकोनॉमिक्स एक ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर का कॉम्बिनेशन है जिनको ओइको और नॉमिक्स बोलते हैं। ओइको मीन्स हाउस होल्ड, और हाउस होल्ड के जो स्टडी है उनके इकोनॉमिक स्टडी को हम लोग इकोनॉमिक्स बोलते हैं। और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कहे जाते हैं अपने एडम स्मिथ। तो ये सब हमको ऑलरेडी पता है। हम समझेंगे कि इसको हम नेचुरल लाइफ से कैसे जोड़ सकते हैं, अपनी लाइफ से कैसे जोड़ सकते हैं। तो मैं अगर कहूँ कि इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है, क्या है? एक ये साइंस है जो कि सोशल साइंस है। सोशल साइंस मीन्स ऐसी साइंस जो सोसाइटी के द्वारा हो और सोसाइटी के लिए हो। अब एक बात बताओ, हमारी सोसाइटी में कौन रहता है आसपास? हम ही लोग रहते हैं, ह्यूमंस रहते हैं, है ना। और ह्यूमंस को, हम लोगों को नेचर ने सब कुछ दे रखा है। हमारे लिए हमारा माई बाप कौन है? नेचर है। और नेचर ने हमें सब कुछ दिया है लेकिन एक्सप्लॉइट करने के लिए नहीं दिया है। हम ये नहीं कि नेचर ने हमें फ्री में दिया तो हम सब कुछ इसको ख़त्म ही कर दें। अगर हम ख़त्म कर देंगे, आज सपोज करो अगर सारी चीज़ें जैसे पानी है या बिजली है या पेट्रोल है, हम ये सब आज ही ख़त्म कर देंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को क्या मिलेगा? कहेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। तो इकोनॉमिक्स क्या है कि एक स्टडी है स्कार्स जो रिसोर्सेज हैं, जो नेचर ने हमें स्कार्स रिसोर्सेज दिए हैं, सीमित रिसोर्स दिए हैं, उनका हम एलोकेशन कैसे करते हैं एक दूसरे के लिए बीच, और उसको यूज कैसे करते हैं। यूज मीन्स नीड के हिसाब से यूज होना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि हम उसको एक्सप्लॉइट कर दें, क्योंकि नीड और ग्रीड में बहुत एक छोटी सी लाइन होती है जिसको क्रॉस करने में आदमी टाइम नहीं लगाता अपने लालच के आगे, है ना। तो ग्रीडी वे में नहीं, नीडी वे में हमें क्या करना है? स्कार्स रिसोर्सेज को एलोकेट करना है और उनको यूज करना है। क्योंकि हम लोग तो जानते ही हैं, इंसान है हम लोग, प्रकृति से हमें जो कुछ मिल रहा है उसको यूज करने के लिए हमारे पास अनलिमिटेड इच्छाएं हैं, बहुत सारी इच्छाएं कि हम ये कर लें, हम ये कर लें। पानी से बिजली बना दें, है ना, पानी से जहाज उड़ा दें, सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, है ना। लेकिन अगर सब कुछ ये आज ही हो जाएगा तो फिर आगे वाली जनरेशन को क्या मिलेगा? या एक किसी को मिल रहा है तो दूसरे को नहीं मिलेगा। तो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट का, कि हम इसको मैनेज कैसे करते हैं। तो इकोनॉमिक्स हमें बताता है कि जैसे हम ही हैं, कोई बिजनेस है, गवर्नमेंट है, किस तरह से डिसीजंस लेती है स्कार्स रिसोर्सेस को एलोकेट करने में और लोगों की, जो पीपल हैं, उनकी डिजायर को फुलफिल करने में। तो इकोनॉमी एक ऐसी स्टडी। अब इकोनॉमी में जो कुछ भी है, जैसे हम हैं, हम भी इकोनॉमी का पार्ट है। इकोनॉमी में कोई भी चीज है, जैसे पेन है ना, किताबें हैं। हम स्टूडेंट्स के पास क्या होता है? पेन, किताबें, कपड़े लत्ते, है ना, यही सब कुछ होता है। तो ये सब क्या है? गुड्स है। इन सबको हम वस्तुएं बोलते हैं, गुड्स बोलते हैं। अब ये गुड्स के कुछ ना कुछ टाइप होंगे। जैसे हमने क्या किया, शाम को सब्जी लेकर आए, या तो शाम को बना दी, नहीं मन हुआ तो सुबह बना दी। लेकिन अगर हम फ्रिज लेकर आए, वो सुबह सब्जी बन गई, वो खत्म हो गई। लेकिन सोचो अगर हम फ्रिज लेकर आए तो वो तो हमारे यहाँ काफी दिनों तक रहती है, उसमें हम चीजों को स्टोर करते हैं और यूज करते हैं, है ना। तो गुड्स होते हैं। तो गुड्स के कुछ टाइप हैं, इकोनॉमी में कुछ टाइप्स बताए गए हैं
यहाँ पे आप देख सकते हो कि गुड्स के दो टाइप हैं मेनली, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स बच्चा वो होते हैं जिनको हम पर्सनल यूज के लिए यूज करते हैं, ऐसे गुड्स जिनको हम पर्सनली यूज करते हैं। और जैसे हम मार्केट गए और मोबाइल लेकर आ गए, कपड़े लेकर आ गए, है ना, कपड़े लेकर आ गए, मोबाइल लेकर आ गए, है ना, तो ये सब क्या है, हम इंडिविजुअल हैं, हम जाए गए मार्केट में ले आए, तो ये कंज्यूमर गुड्स हैं। कैसे गुड्स हैं? क्लॉथ है, मोबाइल है ना, और टीवी है, फ्रिज है, ये सब क्या है, कंज्यूमेबल गुड्स, जिनको हम पर्सनल यूज के लिए रखते हैं। इसके बाद में आते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स, अब ये सोचो कि ये जो कपड़ा बना है ना, ये कपड़ा हम टी शर्ट लेकर आए, तो ये टी शर्ट ऐसे नहीं है कि प्रकृति से सीधा सूत निकाला, है ना, कॉटन निकाला पेड़ से और ऐसे ही दे दिया हमें, ऐसा तो नहीं है। बीच में एक प्रोसेस है जिसमें मशीनरी होती है, फैक्ट्री में आता है कॉटन, उसके बाद में उसका मतलब उसको प्रोसेसिंग होती है, उससे धागा बनाया जाता है, धागा बनाने के बाद कपड़ा बनाया जाता है, कपड़ा बनाने के बाद उसको स्टिच किया जाता है, और फिर फाइनली प्रोडक्ट हमारे पास आता है। तो ये जो क्लॉथ है, ऐसे ही मोबाइल में ले लो, मोबाइल के जो कंपोनेंट हैं वो कहीं ना कहीं बनते होंगे, तो ये जहां बनते हैं, कपड़े हो गए, मोबाइल हो गए, टीवी हो गए, फ्रिज हो गए, तो इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें मशीनरी, है ना, इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, टूल्स चाहिए होते हैं, है ना, बिल्डिंग चाहिए होती है। बिना बिल्डिंग के कैसे बना पाओगे? कोई ना कोई स्थान होगा आपके प्रोडक्शन यूनिट का। तो इन सब को हम लोग बोलते हैं कैपिटल गुड्स, और इन कैपिटल गुड्स का यूज होता है कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने में। तो हमारे गुड्स कितने टाइप के हो गए भैया? एक तो कंज्यूमर गुड्स हो गए और दूसरे हो गए कैपिटल गुड्स। कंज्यूमर गुड्स जो हम पर्सनल यूज के लिए रखते हैं, है ना, और कैपिटल गुड्स क्या होते हैं? कैपिटल गुड्स से हम क्या करते हैं? कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे आपकी मशीन्स हो गई, फैक्ट्री हो गई, एक तरह से फैक्ट्री मानो। इसके बाद में अगर हम ड्यूरेबिलिटी, लाइफ स्पैन की बात करें, तो लाइफ स्पैन के हिसाब से गुड्स दो टाइप के हो गए, एक तो हो गए ड्यूरेबल गुड्स और दूसरे हो गए नॉन ड्यूरेबल गुड्स। ओके, ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन 3 साल या उससे ज्यादा होती है। जैसे हम मार्केट से फ्रिज लेकर आते हैं, तो ऐसा तो नहीं उसको 2-3 महीने यूज किया और फेंक दिया, कम से कम उसको 8-10 साल, हमारे यहाँ तो बचपन में फ्रिज आया था, उसके बाद में अभी भी चल रहा है। तो वो क्या है कि उसकी लाइफ स्पैन क्या है? उसकी लाइफ स्पैन मोर देन 3 ईयर्स या ज्यादा भी हो सकती है। तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। इसके बाद में नॉन ड्यूरेबल गुड्स वो होते हैं जिनको हम लाए और उनको कंज्यूम कर लिया। सपोज हम मार्केट गए, सब्जी लेकर आए, शाम को बना ली, कंज्यूम हो गई, खा ली, तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। पेप्सी लाए, पेप्सी लेने गए, खा ली, मतलब उसको पी लिया, ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स है ना। स्टेशनरी, जैसे हम पेंसिल और ये पेंसिल लाते हैं, पेन लाते हैं, तो ये थोड़े दिन के लिए, ज्यादा दिन के लिए चल जाते हैं, तो ये नॉन ड्यूरेबल गुड्स है। ड्यूरेबल गुड्स मतलब ऐसे जिनका लाइफ स्पैन कितना हो? लगभग 3 ईयर्स से ज्यादा हो, मोर देन 3 ईयर्स। तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स रेडी फॉर कंजम्पशन, ये रेडी फॉर कंजम्पशन होता है, ठीक है, कंजम्पशन, बट इनका जो स्टोरेज है वो 3 ईयर्स से कैसा होगा? लेस होगा। इनकी जो लाइफ होगी वो 3 साल से कम होगी। तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? नॉन। अब बात करते हैं पैटर्न ऑफ कंजम्पशन पे, कि हमारे पास किसी चीज को कंज्यूम करने के कुछ पैटर्न होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई इकोनॉमी में, कि हम किसी चीज को कंज्यूम कैसे करते हैं। क्या हमारे किसी वस्तु को अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, किसी गुड्स को अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या उसके लिए दूसरों को कोई परेशानी हो रही है या परेशानी नहीं हो रही है? तो या दूसरों के लिए कम पड़ रहा है, हमारे लिए ज़्यादा पड़ रहा है, या हम कोई चीज़ यूज कर रहे हैं तो उसके लिए दूसरे पे क्या असर पड़ रहा है। एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे हम किसी तालाब में गए, तालाब के पास गए और उसमें मछली
मारने लगे। अब मछली, अगर हम 2 मछलियां उससे ले आएंगे और घर पे बना के खा लेंगे, तो क्या उससे दूसरों के लिए वो तालाब का एक्सेस खत्म हो गया? नहीं, कोई और भी जाके वहां से मछलियां ले आ सकता है, बना सकता है, खा सकता है। तो इसको बोल देंगे नॉन राइवलरी, कि हम किसी से लड़ नहीं रहे हैं कि नहीं हम ही मछली यहां पे लेंगे, तो इसको बोलेंगे नॉन राइवलरी। और जो ऐसे गुड्स होंगे उनको क्या बोलेंगे? नॉन राइवलरस। दूसरा एग्जांपल, अगर हम वही तालाब अपने घर के अंदर बनवा लें और गेट लगा लें, अब उसमें से मछलियां निकालें और खाएं बनाएं, तो उसमें हम तो खा रहे हैं लेकिन दूसरे को नहीं मिल सकती, क्योंकि हमने उसको लॉक कर रखा है, उस पर हमारा अधिकार है। तो ये हो गया एक्सक्लूडेबिलिटी, हमने एक्सक्लूड कर दिया लोगों को। तो पैटर्न ऑफ कंजम्पशन के हिसाब से गुड्स को हम जिस तरह से कंज्यूम करते हैं, गुड्स हो गए 2 टाइप के, राइवलरस गुड्स और एक्सक्लूडेबल गुड्स। राइवलरस गुड्स वो हो गए, इसका मतलब मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर हम किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, तो हम दूसरे को रोक नहीं रहे हैं, हम कंज्यूम कर रहे हैं। मान लो किसी तालाब में, उस तालाब में 10 मछलियां थी, 10 फिशेस थी, ठीक, 10 में से 2 पकड़ के मैं ले आया, उसमें कितनी बची? 8। अब ये 8 कोई भी पकड़ सकता है, तो हम एक्सक्लूड तो नहीं कर रहे लोगों को। तो ये हो गई राइवलरी। हम क्या कर रहे हैं? गुड यूज कर रहे हैं, लेकिन दूसरों के लिए क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। दूसरों के लिए वो गुड्स क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। तो ये राइवलरस गुड का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा, एक्सक्लूडेबिलिटी पे अगर हम आ जाते हैं, तो एक्सक्लूडेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर हम किसी चीज को कंज्यूम कर रहे हैं लेकिन हम दूसरे को यूज करने से भी रोक रहे हैं, उस चीज को कंज्यूम करने से दूसरे को भी रोक रहे हैं, तो वो एक्सक्लूडेबिलिटी हो गया। जो मैंने अभी एग्जांपल बताया था कि मैंने घर के अंदर अपने तालाब बना लिया। अब क्या हो रहा है कि हम अपने लिए यूज कर रहे हैं लेकिन दूसरे को यूज नहीं करने दे रहे हैं, तो ये एक्सक्लूडेबिलिटी हो गए। इसके हिसाब से जो गुड्स होते हैं वो होते हैं प्राइवेट गुड्स और प्राइवेट पब्लिक गुड्स, राइवलरी और एक्सक्लूडेबिलिटी के हिसाब से। अब प्राइवेट गुड्स का देखो, मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। जैसे आपने एक स्मार्टफोन लिया, ठीक है, एप्पल का फोन ले आया आप, अब वो एक्सक्लूसिवली किसको बिलोंग करेगा? आपको नहीं करेगा। और आपने क्या किया कि मार्केट से एक फोन कम कर लिया। ऐसा होगा क्या? होगा। अब वो तो नहीं ले सकता ना कोई, जो आपने ले लिया। तो ये कैसा गुड हो गया? प्राइवेट गुड हो गया, जिसको हम केवल यूज कर सकते हैं एक्सक्लूसिवली फॉर मी, एक्सक्लूसिवली फॉर मी। जैसे हमारी कार हो गई, पर्सनल है, तो ये कैसा गुड्स हो गया? प्राइवेट हो गया। हमारे कपड़े हो गए, प्राइवेट गुड हो गए। वही अगर हम बात करें पब्लिक गुड की, तो ऐसे गुड्स जिनको हम भी यूज कर सकते हैं और पब्लिक भी यूज कर सकती है। मतलब ना तो ये राइवलरस होंगे, ना ये एक्सक्लूडेबल होंगे। प्राइवेट में क्या है कि जो गुड्स हैं वो जो गुड्स हैं वो राइवलरस भी हैं और एक्सक्लूडेबल भी हैं। लेकिन पब्लिक में क्या है कि वो ना तो राइवलरस है और ना ही एक्सक्लूडेबल है। जैसे स्ट्रीट लाइट है, बहुत अपनी गलियों में एग्जांपल है स्ट्रीट लाइट का। स्ट्रीट लाइट को हम भी यूज करते हैं शाम को, और दूसरे भी यूज करते हैं। तो क्या हमारे यूज करने से दूसरे के लिए कमी हो गई? नहीं। और क्या हमने दूसरे को रोक लिया यूज करने से स्ट्रीट लाइट को? नहीं। तो ये कैसे गुड्स हो गए? पब्लिक गुड्स हो गए। समझ में आ गया? प्राइवेट गुड्स मतलब जो केवल हमसे बिलोंग करते हैं और दूसरे को यूज करने से लिए हम उसको रोकते हैं, अब नहीं रोकते नहीं, दूसरे के लिए हम उसको कम करते हैं। और पब्लिक गुड्स क्या हो गए? वो सबके लिए है, मेरे लिए भी है और पब्लिक के लिए भी है। तो वो तो ना तो राइवलरस है ना ही एक्सक्लूडेबल है। इसके बाद बात आती है कॉमन गुड्स और क्लब गुड्स की। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। कॉमन गुड्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो अभी मैंने आपको बताया था, मछली वाला एग्जाम्पल।
कि जैसे किसी तालाब में 10 मछलियां हैं, हम निकले, हम गए, हमने 2 मछलियां निकाल ली, यहाँ तालाब में अब कितनी बची? 8 बची। अब ये राइवलरस हो गया मामला। हम क्या कर रहे हैं? दूसरे के लिए कमी कर रहे हैं, तो राइवलरस हो गया। राइवलरी आ गई। लेकिन हम दूसरे को रोक नहीं रहे हैं। दूसरा आदमी गया, उसने जाके 2 मछलियां उससे निकाल ली, अब यहाँ मछलियां कितनी बची? 6। कोई तीसरा आदमी आया, उसने फिर 2 मछलियां निकाल ली, तो यहाँ कितनी बची? 4। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं? दूसरे के लिए कम कर रहे हैं ये नंबर। भाई जब हम निकालने गए थे तो 10 थी, जब हम निकाल रहे तो 8 बची, दूसरा आया तो 6 बची, तीसरा आया तो 4 बचेंगी, है ना। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि राइवलरी क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे के लिए कमी कर रहे हैं, लेकिन नॉन एक्सक्लूडेबल है। हम दूसरे को रोक भी नहीं रहे हैं। रोकते तो एक्सक्लूडेबल होते, एक्सक्लूड करते किसी। दूसरे आते हैं अपने क्लब गुड्स। क्लब गुड्स को हम एक एग्जांपल से समझते हैं, नेटफ्लिक्स। चिल करते हैं। नेटफ्लिक्स जैसे इसको कौन यूज कर सकता है? इससे मूवीज कौन देख सकता है? जो इसका सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा। तो आपके सब्सक्रिप्शन लेने से क्या ये दूसरों के लिए कम पड़ गया क्या? नहीं, दूसरे भी ले सकते हैं। तो ये कैसा हो गया? नॉन राइवल हो गया। हाँ, अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो ये आप ही देख सकते हो, कोई दूसरा इसमें नहीं देख सकता। वो बात अलग है, फैमिली की बात, अपनी गर्लफ्रेंड को दे रखा है, अपने दोस्तों को दे रखा है, पासवर्ड दे दो तो वो बात अलग है। लेकिन सभी के लिए तो वो नहीं होगा ना यूजफुल, क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन लिया, उसको पे किया है, तो वो आपके लिए है। तो क्लब गुड्स क्या होते हैं? नॉन राइवल होते हैं बट एक्सक्लूडेबल होते हैं, इंक्लूड नहीं होते लोग इसमें, ठीक है। तो इस तरह से हमने गुड्स को समझा, उनके टाइप्स समझे। अब हम बढ़ेंगे सर्विसेज और यूटिलिटी की तरफ। अब गुड्स के बाद हम चर्चा करेंगे सर्विसेज के ऊपर। सर्विसेज क्या होती हैं और यूटिलिटी क्या होती है ना। एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सर्विसेज जो होती हैं भाई, वो होती हैं इंटेंजिबल। इंटेंजिबल मतलब हम उन्हें टच नहीं कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ओनली फीलिंग। जैसे अरे भैया, आपने क्या किया कि एक फ्लिपकार्ट पे गए और आपने एक मोबाइल ऑर्डर किया, समझना है, मोबाइल ऑर्डर किया। अब ये मोबाइल ऑर्डर करना क्या था? आपने क्यों ऑर्डर किया? क्योंकि आपको नीड उसकी है, मोबाइल की आपको क्या है? उसकी नीड है और उसकी ज़रूरत है, आपको उस चाहिए। आपने फ्लिपकार्ट से मोबाइल ऑर्डर किया। अब फ्लिपकार्ट से जब मोबाइल ऑर्डर किया तो उसी टाइम पे ऑर्डर पहुंचा किसके पास? सेलर के पास। अब सेलर क्या करेगा? इस मोबाइल मतलब गुड्स को, इस गुड को पैक वैक करेगा। अब जैसे ही उसने पैक करना शुरू किया, आपके लिए सेवा देनी शुरू करी, है ना, तो ये प्रोडक्शन हो गया किसका? सर्विस का। उसने क्या प्रोड्यूस कर दिया? सर्विस प्रोड्यूस कर दी। किसके लिए प्रोड्यूस कर दी? आपकी नीड और आपकी वांट के लिए। आपको मोबाइल चाहिए, तो जब ये मोबाइल वहां से आए चलेगा, अंडर द सर्विस होगा, सर्विस प्रोड्यूस हो गई, तो ये सर्विस जो है ये प्रोडक्शन हुआ, और जैसे ही आपके पास पहुंचेगा, उस आप मोबाइल को आप रिसीव करोगे और उसको यूज करना शुरू कर दोगे। तो जो प्रोडक्शन और कंजम्पशन है सर्विस का, वो एक साथ होता है, साइमल्टेनियसली होता है, और रियल टाइम होता है, ऑन डिमांड होता है। रियल टाइम मतलब जैसे ही आपने ऑर्डर किया, सर्विस स्टार्ट हो गई। अब बीच में क्या है कि उस सेलर को भेजना है, ऑर्डर जा रहा है ये सिटी से वो सिटी, है ना, ट्रैक करते हो ना, तो ये सब क्या है? जो ट्रैकिंग कर रहे हो, ये सर्विस है। ये सर्विस जनरेट हो चुकी है और उसका कंज्यूम भी आप उसको कर रहे हो, फटाफट ट्रैक कर रहे हो, तो क्या सर्विस को कंज्यूम ही तो कर रहे हो। आपका ऑर्डर कहाँ पहुंचा? तो सर्विस जो है वो तुरंत प्रोड्यूस होती है, वो तुरंत ही कंज्यूम हो जाती है, और रियल टाइम बेसिस होती है, और ऑन डिमांड होती है। इसके बाद में सर्विस जो रिलाई करती है, मतलब ये जो निर्भर करती है, किस पे निर्भर करती है? डिपेंड करती है ह्यूमन स्किल्स पे डिपेंड करती है, एक्सपर्टीज पे डिपेंड करती है, और इंटरेक्शन पे डिपेंड करती है। इंटरेक्शन मीन्स आपने ऑर्डर किया, सेलर और कस्टमर के बीच में इंटरेक्शन हो गया। एक्सपर्टीज, अब वो जो बेच रहा है ना, उसने कहीं ना कहीं से लिया होगा, तो उसको
आपके पास पहुंचाने तक के लिए उसके पास सेंस होना चाहिए ना, ये कैसे पहुंचेगा। पता चला उसने साइकिल पे दे दिया किसी को, भैया पहुंचा देना, तो तुम्हें कितने दिनों में पहुंचेगा, है ना। और स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स, ऑब्वियस सी बात, हम लोग ह्यूमन है, हर चीज में हमें क्या चाहिए, स्किल्स चाहिए। तो सर्विसेज क्या होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं, पैदा होती हैं और खत्म होती हैं, है ना। जैसे हमारी वांट जन्म लेती है, सर्विस पैदा होती है, जैसे वांट हमारी खत्म होती है ना। हमारे पास चीज आ जाती है, कोई वस्तु आ जाती है, तो वस्तु आती किसके थ्रू है, सर्विसेज के थ्रू। एक और एग्जांपल लेते हैं इसका। जैसे हमें बाजार से सब्जी लानी है और वो कैश ले ना रहा, ठीक है, दुकान वाला जो है वो कैश ले नहीं रहा। अब हम क्या करेंगे, जेब से पेटीएम निकालेंगे या फोन पे निकालेंगे, मोबाइल में फोन पे से उसको पेमेंट कर देंगे। तो हमारी वांट क्या है, सब्जी लेना, नीड क्या है, सब्जी, है ना। अब पेटीएम ने यहाँ पे क्या काम किया, एक माध्यम का काम किया, सर्विस जनरेट करी उसने, किसकी, पेमेंट करने की। आपने पेमेंट कर दिया, आपकी वांट पूरी हो गई, ठीक है। तो ये है सर्विस, ऑन टाइम होती है, रियल टाइम होती है, ऑन डिमांड होती है। इसके बाद में आता है यूटिलिटी। यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, किसी चीज को हम यूज करने से हमें क्या हो रहा है। अब कोई चीज हम यूज करेंगे तो हमें क्या होगी, इससे सेटिस्फैक्शन ही होगी, है ना। जैसे मोबाइल ही है, हम लेते हैं उसको, यूज करते हैं, कई चीजें करते हैं उससे, दोस्तों से चैट करते हैं, पढ़ते हैं, है ना। तो वो उसकी यूजफुलनेस हो गई। मतलब ये हो गया कि हम किसी चीज को खरीद के, किसी भी गुड या सर्विस को खरीद के हम उससे कितना सेटिस्फैक्शन पाते हैं, उससे कितना हम उसको यूटिलाइज करते हैं, कितना हम उसको यूज करते हैं। गुड्स के लिए नहीं है, सर्विस के लिए भी है, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप भूखे हो, है ना, भूख लगी है आपको। अब आप एक दुकान पे गए, आपने पिज्जा लिया और पिज्जा खाया। अब पिज्जा खाने के बाद आपको क्या महसूस होगा कि हाँ चलो यार पेट भर गया, सेटिस्फैक्शन हो गई, है ना। तो पिज्जा से आपको क्या हुआ, सेटिस्फैक्शन हो गई। तो इसको बोलेंगे यूटिलिटी। उस गुड्स से, मतलब पिज्जा जो कि गुड है ना, तो उससे आपको क्या हुई, सेटिस्फैक्शन हुई। अब यहाँ पे सर्विस क्या है कि आप गए, आपने ऑर्डर किया। जब आपने ऑर्डर किया तो दुकान वाले ने 15-20 मिनट में आपको पिज्जा बना के दे दिया। अगर यही सोचो आधा घंटा लगाता, तो उस सर्विस से आपको सेटिस्फैक्शन नहीं होती। तो गुड्स एंड सर्विस से जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है उसको हम बोलते हैं यूटिलिटी, ठीक। अब आती है बात मार्जिनल यूटिलिटी की। ये बहुत जरूरी है, मार्जिनल यूटिलिटी। सपोज करो हमें बहुत तेज भूख लगी है, ये हमारे पास पिज्जा है, हमने क्या किया, उसका एक स्लाइस खाया, फिर एक स्लाइस खाने के बाद दूसरा स्लाइस खाया, बहुत तेज भूख लगी ना, 3 स्लाइस खा लिए। अब धीरे धीरे क्या होगा कि चौथे स्लाइस में हमें ये लगेगा कि ठीक है पेट तो भर रहा है, फिर 5वें स्लाइस में पेट भर गया समझ लो, और छठे स्लाइस में अब तुमने कहा कि अब नहीं खाऊंगा, बस हो गया यार। तो ये जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे फॉल हो रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है। आप कंज्यूम करते जा रहे हो लेकिन सेटिस्फैक्शन क्या है, वो डिक्रीज होती जा रही है। तो इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। कि यूटिलिटी जरूरी नहीं है कि डिमांड के साथ, मतलब आपकी ग्रीड के साथ वो बढ़ता ही चला जाए, आपकी नीड के साथ यूटिलिटी बढ़ती चली जाए। यूटिलिटी क्या होती है, धीरे धीरे कम होती जाती है। सपोज करो आपको बहुत तेज प्यास लगी है, आप जैसे बहुत तेज प्यास लगी तो आप 1 गिलास पानी पी लोगे, 2 पी लोगे, तीसरे में क्या होगा कि अब तुम्हें मन लगेगा कि अब ना पीते यार, बस हो गया। तो इसको बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी या डिमिनिशिंग। ये जो यूटिलिटी हो रही है वो क्या हो रही है, धीरे धीरे कम हो रही है, सेटिस्फैक्शन कम हो रही है। तो इसी को बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। और जो यूटिलिटी है, जो उसकी सेटिस्फैक्शन है उस चीज से, वो आपकी क्या हो रही है, धीरे धीरे फॉल हो रही है, डिक्रीज हो रही है। यूटिलिटी क्या हो रही है, सेटिस्फैक्शन धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी, है ना। हर एक स्लाइस के साथ या हर एक ग्लास के साथ, अगले ग्लास के साथ आपको क्या होगा कि उसको
कम करने का मन करेगा, उसको पानी को कम पीने का मन करेगा, पिज़्ज़ा को कम खाने का मन करेगा। तो इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जैसे आपने एक स्लाइस खाई है ना, एक स्लाइस से आपको सेटिस्फेक्शन मिला, दूसरी स्लाइस खाई, उससे जो एडिशनल सेटिस्फेक्शन मिला उसको क्या बोलेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी। कि मतलब आज कितना मार्जिन से उसको यूटिलाइज कर रहे हो, ठीक है, कितना सेटिस्फेक्शन आपको मिल रहा है। आगे हम देखते हैं कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और प्राइस के बारे में। देखो कॉस्ट क्या होती है, सबसे पहले कोई भी गुड एंड सर्विसेज, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदने में जो भी एक्सपेंस होगा, जो भी खर्च होगा, है ना, जो भी एक्सपेंस होगा उसको हम बोलते हैं कॉस्ट। नहीं आया, अब आएगा। मान लिया तुम एक शॉप खोलना चाहते हो, सपोज करो तुम्हें एक स्मॉल बेकरी शॉप खोलनी है, बेकरी का काम शुरू करना है। अब शॉप को खोलने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, बेकरी खोलने के लिए क्या चाहिए, तुम्हें शॉप चाहिए। अब शॉप के जो भी ऑनर होगा, इसका जो मालिक होगा, उससे आप क्या कहोगे कि भैया हम इतना 5,000 6,000 रुपया महीने का किराया देंगे। मालिक एग्री हो जाता है। तो ये जो 5,000 रुपये है, ये क्या है, इस बेकरी को स्टार्ट करने के लिए पर मंथ रेंट है, शॉप का रेंट है। तो ये फिक्स्ड कॉस्ट हो गई। कैसी हो गई, फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक। इसके बाद आप क्या क्या प्रोड्यूस करना है, गुड्स और सर्विसेज ही तो प्रोड्यूस करना चाहते हो। बेकरी खोलोगे तो बेकरी का ब्रेड वगैरह, केक वगैरह बनाओगे, है? अब दूसरा होता है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है कभी चीनी का दाम ज्यादा है, कभी चीनी का दाम कम, कभी ब्रेड का दाम ज्यादा, कभी आटे का दाम ज्यादा है, कभी आटे का दाम कम। तो इस बेकरी में जो भी कुछ बनेगा, है ना, केक बने, ब्रेड बने, है ना, तो उनका जो प्राइस होगा वो डिपेंड किस पे करेगा, जो भी उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट होगी। तो प्रोड्यूस करने के लिए जो भी कॉस्ट होगी, अब जब रॉ मटेरियल की कॉस्ट चेंज होगी तो केक और ब्रेड के भी आपको दाम बढ़ाने पड़ेंगे। तो इनको बनाने के लिए आपको और ज़्यादा एक्सपेंस करना पड़ेगा, और ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। तो ऐसी कॉस्ट जो गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए बदलती रहती है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेरिएबल कॉस्ट बोलेंगे। और अगर हम फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है हमारा टोटल कॉस्ट। क्या हो जाता है, फिक्स्ड कॉस्ट, इसको ऐसे लिख लेंगे, टोटल कॉस्ट क्या होगी, किसी भी चीज़ को किसी भी गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करने के लिए वो क्या होगी, फिक्स्ड कॉस्ट, किराया वगैरह, है ना, और प्लस जो तुम इससे ब्रेड वगैरह बनाने में जो भी तुम्हारा खर्चा होगा, ब्रेड केक वगैरह बनाने में, तो वो वेरिएबल कॉस्ट। और किसी भी चीज़ की एवरेज कॉस्ट अगर निकालनी है कि हमें इस पर कितना खर्च आएगा, तो एवरेज कॉस्ट तुम्हारा क्या होगा, जो भी टोटल कॉस्ट होगी, जो भी टोटल कॉस्ट होगी उसको हम डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड या क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड। ठीक, तो ये हमारा एवरेज कॉस्ट हो गया, ये हमारा टोटल कॉस्ट हो गया। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट हम ऊपर देख चुके हैं। तो एवरेज कॉस्ट हम ऐसे निकाल लेंगे। तो इस एवरेज कॉस्ट को निकालने के पीछे गवर्नमेंट बहुत सारा दिमाग लगाया करती है, जो नहीं प्राइस इंडेक्सेस वगैरह है वो ऐसे ही डिसाइड होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है इकोनॉमिस्ट के लिए कॉस्ट को समझना। अब देखते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो अभी हमने बेकरी का एग्जांपल लिया था, ठीक, हमने क्या स्टार्ट करी, बेकरी स्टार्ट करी। बेकरी स्टार्ट की, इसमें जो भी खर्च आएगा वो क्या होगा, तुम्हारा कॉस्ट होगी। जो भी स्टार्ट करने में जो भी खर्च आएगा वो कॉस्ट हो जाएगा, टोटल कॉस्ट हो जाएगा। लेकिन इस बेकरी स्टार्ट करने के लिए क्योंकि हमारे पास प्रोफेशनल नॉलेज है बेकरी चलाने का, तो क्या मैं शेफ नहीं बन सकता था, मैं शेफ भी बन सकता था, अच्छे किसी होटल में जॉब कर सकता था। शेफ बन के मुझे क्या होता कि मेरी लाइफ सेट होती और अच्छी खासी जॉब होती, पैसा वहाँ भी मिलता, पैसा यहाँ भी है। लेकिन हमने क्या चुना,
बेकरी चुनी। हमने क्या चुना? बेकरी चुनी। तो ये जो बेकरी है, बेकरी को चुनने से पहले हमने किसको फॉरगो किया? शेफ की वाली जॉब को। ठीक, तो इसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या हो सकता था, है ना, जब हम किसी चॉइस को कर रहे हैं डिसाइड। तो अगर हम चाहते तो सेफ भी बन सकते थे, लेकिन हमने चुना बेकरी का बिजनेस। ठीक है, तो ये हमारा जो सेफ वाला है, ये हमारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव था। लेकिन हमने ये नहीं किया, हमने किया क्या? बेकरी का सौदा, बेकरी का काम स्टार्ट किया। तो ये हमारा क्या था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थी। तो इस तरह से हमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्लियर हो गया। और इसके बाद में आता है प्राइस। प्राइस जो होता है वो किसी भी गुड या सर्विसेज का, किसी भी गुड या सर्विसेज का वैल्यू होता है। क्या होता है? वैल्यू, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं अमाउंट ऑफ मनी के टर्म में। ठीक, ये जो अमाउंट ऑफ मनी होती है, इसको दो पार्टीज क्या करते हैं? एग्री करते हैं कि हाँ हम इस गुड एंड सर्विसेज को खरीदेंगे। तो जिस अमाउंट ऑफ मनी को ये एग्री करते हैं उसी को बोलते हैं हम लोग प्राइस। और ये जो प्राइस है ये डिपेंड करता है डिमांड पे, किसी भी वस्तु की कितनी डिमांड है, और उसकी सप्लाई पे। मीन्स सप्लाई ज़्यादा होगी तो डिमांड कम हो सकती है, डिमांड ज़्यादा होगी तो सप्लाई ज़्यादा हो सकती है ना। तो डिपेंड करता है डिमांड और सप्लाई पे प्राइस। ठीक है, तो प्राइस को डिटरमाइन हमने बताया था किस पे डिटरमाइन किया जाता है? डिमांड और सप्लाई पे। अब हम समझेंगे डिमांड। डिमांड का मतलब होता है किसी भी एट अ टाइम किसी भी गुड या सर्विस को खरीदने के लिए अगर कंज्यूमर विलिंग है, कंज्यूमर क्या है? विलिंग है, वो चाहता है कि इसको खरीदें, तो ये हो गई उसकी डिमांड। जैसे एप्पल का अभी आईफोन 17 आया है, आईफोन 17 आया। अब कंज्यूमर जो हैं वो क्या करेंगे? जो लोग हैं, हमारे तुम्हारे जैसे, वो क्या करेंगे? इस आईफोन 17 को खरीदने के लिए होड़ लगाएंगे। तो इसकी जो डिमांड होगी वो क्या हो जाएगी? मार्केट में बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं डिमांड। मीन्स कंज्यूमर के अंदर इच्छा है, कस्टमर के अंदर इच्छा है कि वो इस चीज को खरीदे, है ना, या खरीदने की उसकी क्षमता है, तो इसी को बोलेंगे डिमांड। और इसके बाद में डिमांड का एक और सिस्टम है कि अगर सोचो कि आईफोन अगर जो 17 है वो 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का है। ठीक, अब जो 16 होगा उसके प्राइस क्या हो जाएंगे? 16 के प्राइस फॉल हो जाएंगे। तो कस्टमर क्या करेगा कि डिमांड 17 की जगह क्या खरीदना शुरू कर देगा? 16 को। तो 16 की डिमांड भी बढ़ सकती है ना। तो अगर स्मार्टफोन के प्राइस अगर डाउन होते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको खरीदने की कोशिश करेंगे। तो इसको बोलते हैं डिमांड। डिमांड डिपेंड करती है प्राइस पे, मैंने तुम्हें अभी बताया, प्राइस पे डिपेंड करती है। अगर कम हो जाएगा प्राइस तो ज़्यादा जल्दी डिमांड बढ़ जाएगी किसी भी चीज़ की। दूसरा डिपेंड करती है इनकम पे। किस पे डिपेंड करती है? इनकम पे। अगर मान लिया हम सरकारी नौकरी वाले हैं तो अगर हमारी सैलरी बढ़ेगी, तो हमारे पास अगर सैलरी बढ़ेगी तो हम ज़्यादा परचेज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, परचेज कैपेसिटी ही तो है डिमांड। ठीक है, तो हम ज़्यादा परचेज करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा परचेज करेंगे तो डिमांड बढ़ेगी, मतलब इनकम बढ़ेगी तो डिमांड, परचेज बढ़ेगा तो डिमांड बढ़ेगी, है ना। इसके बाद में तीसरा, अब डिमांड जो होती है वो डिटरमाइन कैसे होती है? हाउ टू डिटरमाइन कैसे होती है? तो डिटरमाइन होने के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि सबसे पहला तो है प्राइस गिरेगा, डिमांड बढ़ेगी।
ठीक है, अगर प्राइस फॉल होगा किसी चीज का तो डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। दूसरा, ऐसे दूसरा मैंने आपको बताया इनकम। इनकम अगर बढ़ेगी तो डिमांड भी बढ़ेगी। पैसा बढ़ेगा तो खर्च करने का भी तो मन करेगा ना भाई, है ना। लग्जरी आइटम खरीदोगे, अगर वैसी नॉर्मल टी शर्ट खरीदते हो तो किसी शोरूम में घुस जाओगे, तो इनकम बढ़ने पे क्या होता है, डिमांड बढ़ती है। तीसरा हो सकता है कंज्यूमर प्रेफरेंस। कंज्यूमर प्रेफरेंस का मतलब ये है कि जैसे कोई अच्छी ड्रेस आई, है ना, उसको कैटरीना कैफ ने या किसी ने पहन लिया, ठीक है, या किसी स्लीपर का ड्रेस का डिजाइन जो कैटरीना ने पहना वो क्या हो गया, ट्रेंडिंग हो गया, ठीक है ना भैया, अब सभी लड़कियों को यही पहनना है, ठीक। तो इसमें क्या होगा कि कंज्यूमर की जो प्रेफरेंस है वो बदल जाएगी। हो सकता है दूसरे जो ना पहने हैं, कैटरीना कैफ का ड्रेस ज़्यादा पसंद आया और बाकी पहने उनका नहीं पसंद आया, ठीक है, तो इस ड्रेस की जो डिमांड होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि ये ट्रेंडिंग है। तो इसको बोलते हैं कंज्यूमर प्रेफरेंस। चौथा है पॉपुलेशन। ऑब्वियस सी बात है, अगर डेमोग्राफिक पॉपुलेशन बढ़ेगी, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है गुड्स एंड जो सर्विसेज होगी उसकी डिमांड क्या होगी, बढ़ेगी। अगर सपोज करो कहीं पे नई कॉलोनी बन रही है, या क्या कहते हैं, फ्लैट्स बन रहे हैं, कॉलोनी ही कहते हैं गाँव में तो, है ना, फ्लैट्स अगर बन रहे हैं, ठीक है, तो फ्लैट्स अगर बन रहे हैं तो फ्लैट्स के बनने में जो किसी सामान है, अब चाहे फर्नीचर हो, या उसका कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो, या अप्लायंसेज हो, जो कुछ यूज होगा उस फ्लैट्स में, ठीक है, उनकी डिमांड क्या होगी, मार्केट में बढ़ेगी। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट आता है प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, अब आप कहोगे ये क्या है? सपोज करो कि टी और कॉफ़ी आप सुबह ये पी रहे थे, शाम को ये पी रहे थे, ठीक। क्या हुआ कि अगले दिन कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए, कॉफ़ी के प्राइस बढ़ गए। तो जब कॉफ़ी का जो सब्स्टिट्यूशन है, आप चाय भी तो पी रहे थे, तो कॉफ़ी का जो सब्स्टिट्यूट है ना, चाय, अब आप उसको पीना शुरू कर दोगे, इसको कंज्यूम करना शुरू कर दोगे, तो आपके जो कॉफ़ी की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और टी की डिमांड, जो चाय की डिमांड है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट जो आइटम है उनका प्राइस क्या है, इस पर भी डिमांड क्या होती है, डिपेंड करती है। इसके बाद आते हैं डिमांड के कुछ इंडिकेटर्स पे, जिनको मतलब पढ़ाई लिखाई के मामले में पढ़ना उनको ज़रूरी है। जैसे उसमें आता है तुम्हारा लॉ ऑफ डिमांड आता है, और इलास्टिसिटी आती है डिमांड की, और इसके बाद में डिमांड और डिमांड का एक ग्राफ है, प्राइस और क्या बोलते हैं उसको, क्वांटिटी के बीच में, ठीक है, क्वांटिटी और प्राइस के बीच में एक इसका ग्राफ है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा समझने के लिए, वैसे मैं कोशिश पूरी करूंगा भाइयों कि आपको समझ में आए। लॉ ऑफ डिमांड कहता है, सबसे पहले अगर देखते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड कहता है कि किसी भी गुड्स और सर्विस का जो प्राइस है, जो गुड्स और सर्विस का जो प्राइस है ना, वो उसकी क्वांटिटी के साथ उसका इनवर्स रिलेशन रहता है। अब आप कहोगे ये क्या, मतलब जो प्राइस है, क्वांटिटी जो डिमांड की गई है, उनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है। मतलब अगर प्राइस बढ़ेगा
तो डिमांडेड क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी। प्राइस घटेगा तो डिमांडेड क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, मीन्स एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो नहीं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो तुम इतना ही याद रखो कि अगर प्राइस बढ़ेगा घटेगा तो क्वांटिटी और डिमांडेड उसके इनवर्स रिलेट करेगी। ग्राफ कुछ इस तरह से होता है क्वांटिटी और प्राइस में। ठीक है, अगर क्वांटिटी बढ़ेगी तो जो प्राइस है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें हैं, मुझे नहीं लगता कि आपको इसको इतना ज़्यादा देखना है। इसके बाद में आता है भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये थोड़ा सा इसको भी एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसको देखो अपन कैसे समझ सकते हैं, थोड़ा सा साइंटिफिक टर्म है इलास्टिसिटी, लेकिन इसको समझने की कोशिश करेंगे अपने नॉर्मल एग्जाम्पल से। ये होती है तीन टाइप की, जो इलास्टिसिटी है वो होती है तीन टाइप की। एक होती है इलास्टिक डिमांड, दूसरी होती है इन इलास्टिक डिमांड, ठीक है, और तीसरी होती है यूनिट इलास्टिक डिमांड। देखो थोड़ा सा टेक्निकल रहेगा ये, लेकिन फिर भी भाई आया है बता के जाएगा, टेंशन मत लेना। सपोज करो कि तुम्हारा मन है ऑडी लेने का। अब ऑडी लेने का मन है, लेकिन ऑडी के जो प्राइस है वो ऑलरेडी हाई है। अगली महीने क्या किया, ऑडी के प्राइस क्या हो गए, और बढ़ गए। जो ऑडी के प्राइस हैं वो और बढ़ गए। अब तुम क्या करोगे, अब तुम सोचोगे छोड़ो यार ऑडी रहने दो, अभी कोई दूसरी कार ले लेते हैं जो इससे सस्ती हो, जैसे क्रेटा से काम चला लेते हैं, वो भी तो ऑडी जैसी है, या छोड़ो क्रेटा भी नहीं लेते हैं, बाद में देखेंगे। तो क्या हुआ कि प्राइस राइज की वजह से, प्राइस बढ़ने की वजह से आपने जो चॉइस है जो आपकी, उस पर काफी इफेक्ट पड़ा। समझ रहे हो कुछ? इलास्टिसिटी का मतलब यही है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस, चेंज इन चॉइस। समझ रहे हो? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का ये मतलब है, चेंज इन प्राइस, चेंज इन चॉइस। अगर प्राइस ज्यादा तेज चेंज हो रहा है, अगर प्राइस चेंज हुआ है ना, और क्वांटिटी जो डिमांड हो रही थी मार्केट में, वो क्वांटिटी क्या हो गई, क्वांटिटी डिमांडेड क्या हो गई, बहुत ज़्यादा कम हो गई। मैंने एग्जांपल बताया ऑडी और क्रेटा वाला। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इलास्टिक डिमांड। क्या बोलेंगे? इलास्टिक। ओके, इसके बाद दूसरी कौन सी है? इनइलास्टिक। इनइलास्टिक में क्या है कि प्राइस अगर बढ़ भी जाए, प्राइस अगर बढ़ भी जाए तब भी जो मतलब इसमें क्या था, लार्ज चेंज था क्वांटिटी डिमांडेड में। इसमें क्या होगा कि क्वांटिटी डिमांडेड में, क्वांटिटी डिमांड में ज़्यादा कोई स्लाइड चेंज आएगा, स्लाइड चेंज आएगा, तो इसको बोलेंगे इन इलास्टिक डिमांड। सपोज करो फॉर एग्जांपल जैसे बेसिक ग्रॉसरी है अपने यहाँ पे, बेसिक ग्रॉसरी, चाय, चावल, दाल, चीनी वगैरह वगैरह। ठीक है, तो जो ग्रॉसरी है ना, उसके दाम अगर थोड़े बहुत बढ़ जाए तब भी आप उसे क्या करोगे, परचेस तो करोगे भाई। क्यों परचेस करोगे? क्योंकि वो नेसेसरी है, आपके सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। तो क्या हुआ कि ज़्यादा प्राइस ने आपकी चॉइस पे इतना असर नहीं डाला। यहाँ पे क्या था, प्राइस बढ़ा तो चॉइस बिल्कुल बदल ही गई थी इलास्टिक डिमांड में। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है इन इलास्टिक डिमांड में कि प्राइस की वजह से चॉइस पे ज़्यादा असर नहीं पड़ रहा है, आपको वो चाहिए ही चाहिए क्योंकि ज़रूरी है। तो ऐसी डिमांड को क्या बोलेंगे? इन इलास्टिक डिमांड। तीसरी डिमांड क्या हो गई? प्राइस इक्वल्स टू चॉइस। ठीक, मतलब इसका मतलब ये हो गया कि जब प्राइस में कोई भी चेंज हो, बढ़े या घटे, ठीक है, तो हमारे पास स्टोर्ड आइटम भी बढ़े या घटे इक्वली, ठीक है, चॉइस भी बढ़े या घटे इक्वली, तो इसको बोलेंगे यूनिट इलास्टिक डिमांड। ठीक है,
लेकिन इस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कुछ एक्सेप्शन भी हैं, कुछ मतलब कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं, ठीक है, जिनके ऊपर ये लॉ लगता नहीं है। ऐसे ऐसे भी कुछ आइटम है भाई, ये लॉ लगता नहीं है। सबसे पहला आइटम है आपका गिवन गुड्स। तो गिवन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो कि इंफीरियर होते हैं, लेकिन जरूरी भी। कैसे होते हैं? जरूरी होता है। सपोज करो एक पुअर फैमिली है ना, जिसको मतलब रोज खाने में, वो मतलब टिपिकली रोज खाने में कंज्यूम करते हैं 5 किलो राइस और 1 किलो मीट। ठीक, क्या हुआ कि राइस के प्राइस जो हैं वो क्या हो गए? बढ़ गए। राइस के जो प्राइस हैं वो क्या हो गए? बढ़ गए। अब वो क्या करेंगे? बजट कंस्ट्रेंट की वजह से, किसकी वजह से? बजट कंस्ट्रेंट की वजह से अब वो मीट को कम कर देंगे, मीट का परचेज क्या कर देंगे? कम कर देंगे, और राइस को परचेज बढ़ा देंगे। राइस का परचेज क्या कर देंगे? बढ़ा देंगे। तो यहाँ देख रहे हो ना कि प्राइस बढ़ने पर डिमांड घट नहीं रही है, डिमांड क्या हो रही है? बढ़ी जा रही है। क्यों? क्योंकि वो एसेंशियल है और बजट कंस्ट्रेंट है। ठीक है, तो ऐसे गुड्स को हम क्या बोलते हैं? गिवन गुड्स। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं गिवन पैराडॉक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गिवन पैराडॉक्स। ठीक है, इसके बाद दूसरे गुड्स आते हैं वेबलेट गुड्स। कौन से आते हैं? वेबलेट गुड्स। अब जैसे अभी हमने गरीब परिवार की बात करी थी, अब हम थोड़े से रिच परिवार की बात करते हैं। रिच परिवार में ये जो वेबलेट गुड्स हैं ये इंफीरियर गुड्स नहीं होंगे। जैसे चावल वहाँ पे इंफीरियर गुड्स था ना, राइस है ना, इंफीरियर गुड्स नहीं होंगे। जैसे मान लिया रेडो की, रोलेक्स की वॉच आई, अब उसके पैसे बढ़ गए, रोलेक्स का नया मॉडल आया, उसके पैसे बढ़ गए, इन्होंने क्या किया? उसको बाय कर लिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो स्टेटस सिंबल है। क्या है? कि भैया हमने बाय कर लिया। जैसे अभी देखो आईफोन 17 प्रो मैक्स। ठीक, भले हमारे पास आईफोन 15 है, लेकिन स्टेटस की वजह से हम क्या करेंगे? 17 प्रो मैक्स खरीदने की कोशिश करेंगे, भले उसके प्राइस बढ़ जाए। ठीक है, तो ऐसे गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? वेबलेट गुड्स। क्या बोलते हैं भैया? वेबलेट गुड्स। तो वेबलेट गुड्स और गिवन गुड्स ऐसे गुड्स होते हैं जो लॉ ऑफ डिमांड को क्या करते हैं? डिनाई करते हैं। एक्सेप्शंस हैं ये, ऐसे गुड्स हैं। ठीक है, वैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा? वो डिक्रीज आएगा, चेंज आएगा। डिमांड के बाद में अब अपने पास अगला इंटरेस्टिंग टॉपिक आता है सप्लाई। सप्लाई का मतलब है, सप्लाई हम किसकी तरफ से देखेंगे? मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से। ठीक है, सेलर्स की तरफ से। डिमांड कस्टमर के ऊपर डिपेंड थी, सप्लाई किस पे डिपेंड होगी? मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स की तरफ से। कोई भी सेलर चाहता है कि अगर किसी चीज का प्राइस बढ़े, है ना, तो वो उसकी सप्लाई, अगर किसी चीज का प्राइस बढ़ेगा तो वो सप्लाई बढ़ाएगा। मींस अगर प्राइस बढ़ेगा तो डायरेक्टली क्या बढ़ेगी? सप्लाई ऑफ क्वांटिटी। ठीक, मतलब डायरेक्टली रिलेशन होता है। प्राइस बढ़ेगा तो सप्लाइड क्वांटिटी बढ़ेगी, प्राइस घटेगा तो सप्लाइड क्वांटिटी क्या होगी? घटेगी। तो इसका यूज कौन करते हैं? इसका यूज करते हैं सेलर साइड वाले। इसके भी डिटर्मिनेट्स हैं, जैसे डिमांड के थे ना, इसके भी डिटर्मिनेट्स हैं, मतलब इसको निर्धारित करने वाले भी कुछ फैक्टर्स हैं। पहला जो डिटर्मिनेट है वो है प्राइस ऑफ इनपुट। भाई प्रोड्यूसर है, जो सेलर है या जो बना रहा है किसी चीज़ को, अगर उसके बनाने में इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी, है ना, उसको बनाने की कॉस्ट अगर बढ़ेगी, है ना, तो ऑब्वियस सी बात सप्लाई अफेक्ट होगी। अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ेगी तो सप्लाई क्या हो जाएगी? थोड़ी सी कम हो जाएगी।
सपोज करो जैसे पेपर है, पेपर बनाने के लिए क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए, टिम्बर चाहिए, है ना। और टिम्बर की अगर प्राइस बढ़ेंगे, क्योंकि वो पेपर का इनपुट है, तो ऑब्वियस सी बात पेपर की सप्लाई क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। ठीक है। इसके बाद में दूसरा डिटर्मिनेट है, दूसरा जो है फैक्टर वो क्या है, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिया। तो टेक्नोलॉजी अगर जैसे मान लिया कोई इन्वेंशन होता है, कोई नई मशीन बनती है, न्यू मशीन बनती है, ठीक है। अगर न्यू मशीन से प्रोडक्शन बढ़ रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है, तो सप्लाई भी क्या होगी भैया, सप्लाई बढ़ेगी। तीसरा है सेलर्स इन मार्केट, सेलर्स इन मार्केट। अगर कोई सेलर मार्केट में एंटर करता है, अगर कोई सेलर मार्केट में एंटर करता है, ठीक है, तो सप्लाई क्या होगी, बढ़ेगी। ओवरऑल सप्लाई तो बढ़ी जाएगी ना, है ना। या प्रोड्यूसर या सेलर जो भी है ना। अगर वो एग्जिट करता है मार्केट से, तो सप्लाई क्या होगी, ओवरऑल सप्लाई क्या होगी, घट जाएगी। इसके बाद में एक्सपेक्टेशन, ये तो बहुत उम्मीद, हम लोग भारतीय हैं, उम्मीद छोड़ते नहीं हैं। सोचेंगे कि ये हो सकता है किसी प्राइस का, प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो फ्यूचर में क्या होगा, बढ़ने वाला है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो फ्यूचर में प्राइस जो है वो बढ़ने वाला है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि उस प्रोडक्ट के प्राइस को सोचेंगे कि अगर वो बढ़ रहा है तो सप्लाई को क्या करेंगे, थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, सप्लाई को कम कर सकते हैं अभी के लिए, ताकि फ्यूचर में हम क्या कर सकें, ज़्यादा प्रॉफिट गेन कर सकें। प्याज का एग्जांपल ले लो, प्याज बड़े बड़े धन्ना सेठ अपने उसमें गोदाम्स में दबा के रखते हैं, ताकि जब उसके दाम बढ़े तब बेचें। तो ये एक्सपेक्टेशन, उम्मीद से सजी ज़िंदगी है। ठीक है। पांचवा आता है गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन भी सप्लाई को अफेक्ट करती है। जैसे टैक्स बढ़ा दिया, है ना, टैक्सेस बढ़ा दिए तो टैक्सेस बढ़ा दो, है ना, या रिस्ट्रिक्शन बढ़ा दो कंपनीज के ऊपर, ठीक है, मैंने प्रोड्यूसर्स के ऊपर, तो वो सप्लाई क्या कर देंगे, कम कर देंगे। ठीक है। वही अगर सब्सिडीज़ दे दोगे, है ना, सब्सिडीज़ दे दोगे किनको, प्रोड्यूसर्स को, है ना, सब्सिडीज़ दे दोगे, इंसेंटिव दे दोगे, ठीक है, गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो सप्लाई को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। ठीक है। तो ये हो गया डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। इसके बाद में वही जैसे लॉ ऑफ डिमांड में था, अब अपने पास लॉ ऑफ डिमांड में डिमांड के डिटर्मिनेंट्स हो गए थे, ऐसे सप्लाई हो गई, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स हो गए, है ना, लॉ ऑफ सप्लाई हो गया। अब इसके बाद में इलास्टिसिटी आती है, जैसे हमने डिमांड की इलास्टिसिटी पढ़ी थी, वैसे डिमांड सप्लाई की भी इलास्टिसिटी है। तो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, इसके भी कितने टाइप हैं भाई, इसके भी 3 टाइप हैं। पहला टाइप क्या है, इलास्टिक सप्लाई। दूसरा क्या है, इन इलास्टिक सप्लाई। और तीसरा क्या है, यूनिट इलास्टिक सप्लाई। वही है, सेम है। ठीक है। तो इनको भी एग्जांपल से ही समझ लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए। तो इलास्टिक सप्लाई का मतलब ये है कि जैसे सपोज करो कि अगर किसी क्रॉप का प्राइस, कोई किसान है, फसल कर रहा है, और उस क्रॉप का प्राइस क्या है, वो फ्यूचर में बढ़ने वाला है, तो वो क्या करेगा, सप्लाई को बढ़ाएगा। वो सोचेगा कि और ज़्यादा इसको बो दें, है ना, और ज़्यादा इसको शो कर दें खेती को, है ना, ताकि हमें आगे चल के जब प्राइस राइज हो तो हमें सप्लाई और ज़्यादा देनी पड़े। ठीक। दूसरा है इनइलास्टिक सप्लाई। इनइलास्टिक सप्लाई जैसे सोना चांदी है, गोल्ड और सिल्वर है, ठीक है, ये कैसे हैं, स्कार्स हैं। ठीक। इनके अगर प्राइस भी बढ़ेंगे तो भी सप्लाई बढ़ती रहेगी। ठीक। मीन्स सप्लाई इनकी रहेगी, भले इनके प्राइस बढ़ें, इनके प्राइस अगर बढ़ भी जाएं तब भी सप्लाई क्या होगी, बढ़ती रहेगी। ठीक है, या कॉन्स्टेंटली बढ़ती रहेगी, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, प्राइस की वजह से। यहाँ प्राइस की वजह से सप्लाई बहुत तेज़ बढ़ा रही थी, बूम हो रहा था, यहाँ पे प्राइस की वजह से इतनी सप्लाई में ज़्यादा कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है। तो क्योंकि ये स्कार्स है, तो ऐसी सप्लाई को क्या बोलेंगे, इनइलास्टिक सप्लाई। तीसरा है तुम्हारा यूनिट इलास्टिक सप्लाई। ठीक है, मतलब अगर 10% प्राइस राइज हुआ, सपोज करो 10% प्राइस राइज हुआ, ठीक है,
और सप्लाई भी कितनी बढ़ जाए, 10% बढ़ जाए, है ना, तो जो कांस्टेंट सप्लाई आएगी वो कितनी आएगी, कांस्टेंट सप्लाई कितनी होगी, मतलब एक रेशियो क्या हो गया, 1% का हो गया, ठीक है। तो इसको बोलेंगे यूनिट सप्लाई, ठीक है भाई। इसके बाद में आता है मार्केट इक्विलिब्रियम। मार्केट इक्विलिब्रियम, ठीक, मतलब मार्केट में क्या बोलते हैं उसको, समानता, है ना, ऐसे ही कुछ बोल सकते हैं, इक्विलिब्रियम साम्य बोल सकते हैं। मार्केट में इक्विलिब्रियम कब आता है, जब किसी प्राइस पर, एट अ प्राइस, किसी भी प्राइस पे डिमांड ऑफ बायर, भाई बायर क्या करते हैं, डिमांड करते हैं, इज इक्वल टू द सप्लाई बाई सेलर। समझना, जो डिमांड है वो सप्लाई के अगर इक्वल है, ठीक, तो इस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मार्केट इक्विलिब्रियम। अगर ऐसा नहीं होता है, अगर ऐसा नहीं होता है या इससे कुछ चेंज होते हैं, तो फिर क्या कहा जाएगा कि मार्केट में इम्बैलेंसेस हैं, मार्केट बैलेंस्ड नहीं है। कुल मिला के ये बैलेंस का केस है, ठीक है। अगर ये बराबर नहीं होंगे तो मार्केट कैसी है, इम्बैलेंस है। अगर एक्सेस सप्लाई है, ठीक है, अगर एक्सेस सप्लाई है, ठीक है, तो सरप्लस हो जाएगा, मार्केट में क्या हो जाएगा, सरप्लस हो जाएगा। और अगर एक्सेस डिमांड है तो क्या हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाएगा। जैसे कोई कंपनी है, फोन बनाती जा रही है, सप्लाई ज़्यादा कर दी तो मार्केट में क्या, वो फोन ज़्यादा बढ़ जाएंगे, बिच रहे नहीं है, तो ये मार्केट में इम्बैलेंस हो गया। एक्सेस डिमांड मतलब आईफोन 17 आया, बहुत ज़्यादा सब लोग मांग रहे हैं, तो उसकी क्या हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी, फिर कंपनी क्या कर सकती है, प्राइस बढ़ा सकती है। तो इस तरह से मार्केट को कंट्रोल किया जाता है, ठीक है भाई मेरे। इसके बाद में अगला आपका टर्म आता है कंपटीशन। बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केट के अंदर, बिना कंपटीशन के हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। हम लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी कंपटीशन है, अपने साथियों से कंपटीशन है, तो मार्केट में भी कंपटीशन होता है ना। तो कंपटीशन जो होता है वो सेलर्स के साइड में ज़्यादा होता है, इसको बोलते हैं राइवलरी अमंग सेलर्स। जैसे शाओमी, सैमसंग, एप्पल, ये सब एक दूसरे के साथ कंपटीशन में रहता है, ये सब एक दूसरे के राइवल हैं। तो ये क्या जनरेट करते हैं, कंपटीशन जनरेट करते हैं। क्या जनरेट करते हैं भैया, कंपटीशन। और कंपटीशन किस चीज़ का, बायर को अट्रैक्ट करने का, किसके पास बायर आ जाए, सामान कैसे भी बिक जाए। देखते हो, कभी पैसा कम करते हैं, कभी ये ऑफर दे देते हैं, कभी ये पैसे में मतलब एक्सचेंज ऑफर दे देते हैं। कुल मिला के कैसे भी कौन आ जाए, बायर आ जाए, बस खरीदने वाला खरीदार मिल जाए। तो यही जो राइवलरी इन कंपनीज के बीच में होती है उसको बोलते हैं अपन कंपटीशन, इकोनॉमी की भाषा में। और ये कंपटीशन बहुत ज़रूरी होता है, क्या क्या डिसाइड करने के लिए, प्राइस डिसाइड करने के लिए, क्वालिटी डिसाइड करने के लिए, है ना, और वैरायटी डिसाइड करने के लिए, ठीक है। एक जैसा फ़ोन थोड़ा नहीं यूज करेंगे। तो कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड चीज़ है। अब डिफरेंट टाइप के कंपटीशन होते हैं। लेवल ऑफ कंपटीशन, लेवल ऑफ कंपटीशन मतलब किस तरह के कंपटीशन होंगे, इनके बेसिस पे टाइप्स होंगे कंपटीशन के। अब इसके टाइप्स में छोटे छोटे लिख दे रहा हूँ, जैसे परफेक्ट कंपटीशन, इनको एग्जांपल से बताऊंगा। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ओलिगोपोली कंपटीशन, इसके बाद में मोनोपोली, सुना मोनोपोली, यूरोपियन, कुछ याद आया, यूरोप वाले मोनोपोली रखे थे वर्ल्ड पे।
इसके बाद में एक और होता है टाइप, इसको भी बता देंगे, मोनोसोनी। ठीक, तो सबसे पहले समझते हैं परफेक्ट कंपटीशन। जैसे हम एग्रीकल्चर मार्केट में जाएं, ठीक है, तो जो चावल दाल गेहूं वगैरह के जो प्राइसेस होंगे, ठीक है, उन पे किसी सिंगल बायर या सेलर का कंट्रोल नहीं होता है। ठीक है, कंट्रोल नहीं होता है। तो ऐसे कंपटीशन को हम क्या बोलते हैं? परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, मतलब कई सारे वहाँ पे मैनी बायर्स होंगे, है ना, मैनी सेलर्स होंगे, मैनी बायर्स एंड सेलर्स होंगे। ठीक है, जो आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, सेम प्रोडक्ट बेच रहे होंगे, लेकिन उनका एक प्राइस पे कोई कंट्रोल नहीं होगा। तो ऐसी मार्केट को हम लोग कैसे बोलेंगे? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट बोलेंगे। ठीक है, दूसरा आता है मोनोपोलिस्टिक। देखो इसमें क्या है कि प्रोडक्ट जो होगा वो सिमिलर होगा, प्रोडक्ट क्या होगा? सिमिलर होगा, ठीक, लेकिन आइडेंटिकल नहीं होगा। अब आप कहोगे ये क्या है? देखो जैसे मैकडी है ना, और बर्गर किंग, ठीक, दोनों क्या बेचते हैं? बर्गर ही बेचते हैं। तो प्रोडक्ट कैसा है? सिमिलर है, लेकिन आइडेंटिकल नहीं, कुछ ना कुछ प्राइस या इनकी टेस्ट वगैरह में क्या होगा? चेंज होगा। तो ये कैसे कंपटीशन के अंदर है? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल पिज्जा हट और डोमिनोज, ठीक है, या फास्ट फूड चैन हो गई। अपने गली बाजार में चले जाओ, मोमोज वाले, ठिलिया वाले, मोमोज, फिंगर फ्राई, है ना, फ्रेंच फ्राई, ये सब कुछ, ये क्या किस में आते हैं? मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आते हैं। ये आइडेंटिकल प्रोडक्ट नहीं बेचते, लेकिन सिमिलर प्रोडक्ट बेचते हैं। ठीक है, इसके बाद में आता है ओलिगोपोली। जहां पे बड़े बड़े सेलर्स, लार्ज सेलर्स क्या कंट्रोल करते हैं? प्राइस कंट्रोल करते हैं। क्या कंट्रोल करते हैं? बड़े बड़े सेलर्स प्राइस कंट्रोल करते हैं। तो ऐसी मार्केट को हम कैसी मार्केट बोलते हैं? ओलिगोपोली मार्केट या कंपटीशन बोलते हैं। ऐसी मार्केट में क्या होगा? ओलिगोपोली होगी। इसके बाद मोनोपोली, सबको पता है ना, ओनली वन सेलर इन द मार्केट, ओनली वन सेलर इन मार्केट। ठीक है, जो कि कंप्लीटली उसके पास क्या होता है? प्राइस कंट्रोल होता है। कंप्लीटली क्या होता है? प्राइस कंट्रोल होता है। ठीक है, क्वांटिटी पे कंट्रोल होता है, प्रोडक्ट पे कंट्रोल होता है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मोनोपोली। इसके बाद में मैंने एक टर्म बताया था मोनोप्सोनी, है ना, इसको देख लो। इसमें क्या होता है पता है? इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो इसमें होता है ओनली वन बायर, ठीक, फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस। ठीक है, एग्जांपल्स देखो, इसको बढ़िया समझ में आएगा। एक कोई गांव है, ये कोई विलेज है, ठीक है, इसके बाहर में एक ये फैक्ट्री है, ठीक। इस विलेज के पास क्या है? लेबर है, लोग हैं जो कि लेबर है। ठीक है, अब ये फैक्ट्री क्या कर सकती है? इन लेबर्स को इन्फ्लुएंस कर सकती है। जब उसे प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए होगा तो लेबर ज़्यादा बुला लेगी, वेजेस बढ़ा देगी। जब उन्हें प्रोडक्शन कम चाहिए होगा तो लेबर का वेजेस कम कर देगी या लेबर को कम कर देगी। ठीक है, तो यहाँ पर लेबर को खरीदने वाली केवल एक ये फैक्ट्री है। ठीक है, तो ऐसी जगह जहाँ पे ऐसा कुछ सिनेरियो आपको देखने को मिले, तो वहाँ पे एक ऐसी मार्केट है, मोनोपोली मार्केट है। ठीक है, तो ये रहा आपका कंपटीशन और उसके टाइप्स। इसमें कुछ थोड़े से अलग टर्म्स हैं, जैसे संक कॉस्ट है। ठीक है, संक कॉस्ट मतलब डूब गया पैसा, ये मानो। ठीक है, संक कॉस्ट ऐसा होता है, जैसे आप बुक माई शो पे गए, ठीक है, बुक माई शो पे आपने मूवी की टिकट बुक करी, आपने क्या बाय करे? टिकट बाय किया। ठीक,
बाद में क्या हुआ कि आपके घर से कॉल आ गया, नहीं भैया ऐसा है, कुछ घर में इमरजेंसी है, आप मूवी देखने मत जाओ। तो आपने जो टिकट बाय किया था 500 रुपये या 200 रुपये का, ठीक है, वो क्या हो गया, तुम्हारा संक कॉस्ट हो गया, ठीक है, वो चला गया। आप जाओ चाहे ना जाओ, ठीक है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पेंट हो चुके हैं। तो ये हो गया तुम्हारा संक कॉस्ट। इसके बाद में एक और इसमें कॉन्सेप्ट होता है पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस। पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस, ये क्या होता है भैया? जैसे इसका मतलब ये होता है कि जैसे बहुत अच्छा एग्जांपल है, लेडीज़ लोग जब, महिलाएं जब साड़ी खरीदने जाती हैं, ठीक है, तो जो दुकानदार होता है उससे n नंबर ऑफ साड़ियाँ निकलवा लेती है, n नंबर ऑफ साड़ियाँ, है ना, n नंबर साड़ी, भैया ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये डिज़ाइन नहीं, ये कलर दिखाओ, ये दिखाओ, वो दिखाओ। तो उसमें क्या होता है कि उनको जो लेना है 1 या 2 साड़ी, है ना, उसके बीच में उनके अंदर क्या आ जाती है, उसको सेलेक्ट करने में एंजाइटी आ जाती है उनके बीच में, और डिफिकल्टी आती है डिसीजन को लेने में, साड़ी को लेने में। और ले भी लेते हैं तो लेस सेटिस्फेक्शन रहता है कि यार वो ज़्यादा सही रहती है ना। तो इसको बोलते हैं पैराडॉक्स ऑफ चॉइस, इकोनॉमी में पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस बोलते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ अपना ये जो पहला लेक्चर है, लेक्चर 1, ये फिनिश होता है, ठीक है। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, बाकी आप फैक्ट्स हैं वो आप अपने याद रख सकते हो, ठीक है। फैक्ट्स को आप करंट से भी कवर कर सकते हो, लेकिन अपना काम क्या है, अपने को इसको लाइफ से जोड़ना है, ठीक है, लाइफ से जोड़ के और इसको आगे अपना ये कारवां बढ़ाना है इकोनॉमी का, ठीक है। अगले चैप्टर में अपन मिलेंगे, ठीक है। ये जो भी नोट्स हैं ये आपको PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और इसी तरह से हमारे चैनल एजू सरकम IAS को आप ढेर सारा प्यार दीजिए, ठीक है। इसमें हम जैसे इकोनॉमिक्स की सीरीज़ लाए हैं वैसे हम और सब्जेक्ट की भी सीरीज़ लाएंगे। आज हमारा ये लेक्चर 1 था, आशा करते हैं आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और एजू सरकम को खूब ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।